Vardhaman Academy, Railway Road. Hello students, welcome to online chemistry classes and I am Gaurav Sharma. Dear students, इस वीडियो में हम सरफेस केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सरफेस केमिस्ट्री क्या होता है? स्टडी ऑफ फिनोमिना अकरिंग एट द सरफेस और इंटरफेस बिटवीन टू बल्क फेजेस आर नोन एज सरफेस केमिस्ट्री। देखिए, किन्हीं भी दो इंटरफेसेस, किन्हीं भी दो फेजेस के इंटरफेसेस या फिर किसी सब्सटेंस की सरफेस पे होने वाले फिनोमिना की जो स्टडी होती है उसे हम बोलते हैं सरफेस केमिस्ट्री। स्टडी ऑफ फिनोमिना अकरिंग एट द सरफेस और इंटरफेस बिटवीन टू बल्क फेजेस आर नोन एज सरफेस केमिस्ट्री। किसी भी सब्सटेंस की सरफेस पर या किन्हीं दो फेजेस की इंटरफेस पर होने वाले फिनोमिना की स्टडी को हम सरफेस केमिस्ट्री कहते हैं। देखिए, ये दो बल्क फेजेस जिनकी इंटरफेस पर ये सरफेस फिनोमिना होता है, वो बल्क फेजेस कंपाउंड भी हो सकते हैं, सॉल्यूशन भी हो सकते हैं, किसी भी रूप में हो सकते हैं। अब देखिए, जैसे ये दो बल्क फेजेस है, एक फेज़ है सॉलिड फेज़ और एक फेज़ है लिक्विड फेज़। अब देखिए, इन दोनों ही फेजेस के बीच में जो इंटरफेस है उसको हमने ये तिरछी लाइन यानी कि स्लैश से हमने इसको रिप्रेजेंट किया है, इंटरफेस को। अब देखिए, बहुत सारे इंटरफेस पर होने वाली फिनोमिना है या सरफेस पर होने वाले फिनोमिना हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। जैसे क्रिस्टलाइजेशन है, डिसोल्यूशन है, करोजन है और इलेक्ट्रोड प्रोसेस हैं। बहुत सारे प्रोसेस ऐसे हैं जो सरफेस फिनोमिना हैं और जो हम सरफेस केमिस्ट्री के अंतर्गत स्टडी करते हैं। अब देखिए, एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन क्या होता है? जब कोई सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस को अट्रैक्ट करके उसको अपनी सरफेस पर इकट्ठा कर देता है, तो उस फिनोमिना को हम बोलते हैं एडजॉर्प्शन। द फिनोमिना ऑफ अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ अनदर सब्सटेंस रिजल्टिंग इनटू हायर कंसंट्रेशन ऑन द सरफेस इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन। जब कोई सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके उसको अपनी सरफेस पर इकट्ठा कर लेता है, तो उस फिनोमिना को हम जो है एडजॉर्प्शन बोलते हैं। अब देखिए, जैसे सिलिका जेल है, सिलिका जेल को अगर आप वाटर वेपर्स में रखेंगे तो वो वाटर के वेपर्स को अपनी सरफेस पर इकट्ठा कर लेती है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एडजॉर्प्शन। देखिए, ये सिलिका जेल है और ये सिलिका जेल जो होती है, इसको यदि हम वाटर वेपर की प्रेजेंस में रखें, देखिए ये कंटेनर है, इसमें ये सिलिका जेल रखी है और यहाँ पर इसमें वाटर वेपर्स है, तो इस सिलिका जेल ने क्या करा, इन वाटर वेपर्स को अपनी सरफेस पर एडजॉर्ब कर लिया। तो ये देखिए, वाटर वेपर्स जो है ये सारे सिलिका जेल की सरफेस पर आकर इकट्ठा हो गए, तो ये प्रोसेस कहलाता है एब्जॉर्प्शन। लेकिन अगर ये सब्सटेंस पूरा इस बल्क में अंदर तक चला जाता है, तो फिर उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। जैसे कि एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड है, यदि आप इसको वाटर वेपर्स के प्रेजेंस में रखेंगे तो वाटर वेपर्स जो हैं एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड के बल्क में अंदर तक चले जाएंगे। देखिए, वाटर वेपर्स जो है इसमें सरफेस के अलावा अंदर तक पूरी बल्क में डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। देखिए डियर स्टूडेंट, दो तरह के फिनोमिना है, एक तो है एब्जॉर्प्शन और एक है एडजॉर्प्शन। तो एडजॉर्प्शन में तो ये केवल सरफेस पर है और एब्जॉर्प्शन में जो सब्सटेंस है वो अंदर तक बल्क में चला गया है। अब देखिए, इसमें दो टर्म आती है हमारी, एक आती है एडजॉर्बेट और एक आती है एडजॉर्बेंट। वो सब्सटेंस जो एडजॉर्ब होता है उसे बोलते हैं एडजॉर्बेट। अब देखिए, यहाँ पर ये जो वाटर है, वाटर के वेपर्स हैं, ये कहलाएंगे एडजॉर्बेट। और एडजॉर्बेंट क्या है? वो सब्सटेंस जिस पर एडजॉर्प्शन होता है, जिस पर एडजॉर्प्शन होता है वो कहलाता है एडजॉर्बेंट। तो यहाँ पर जो सिलिका जेल है वो है एडजॉर्बेंट। देखिए, यदि ये फिनोमिना
बल्क में अंदर ये जो एड्जॉर्ब होने वाला सब्सटेंस है ये बल्क में अंदर तक चला जाता है, तो इसको हम एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। तो फिर वहाँ पर जो है एड्जॉर्बेट की जगह टर्म यूज़ होगा एब्जॉर्बेट, और एड्जॉर्बेंट की जगह जो टर्म यूज़ होगा वो होगा एब्जॉर्बेंट। तो यहाँ पर इस केस में जो कैल्शियम क्लोराइड है वो तो कहलाएगा एब्जॉर्बेंट, और जो वाटर वेपर्स हैं वो कहलाएंगे एब्जॉर्बेट। अच्छा, डी एब्जॉर्प्शन क्या है? रिवर्स ऑफ एड्जॉर्प्शन। यदि एड्जॉर्प्शन को बिल्कुल रिवर्स कर दिया जाए तो वो कहलाएगा डी एब्जॉर्प्शन। जो डी एब्जॉर्प्शन है वो अधिकतर जो है टेम्परेचर को हाई करके या फिर प्रेशर को रिड्यूस करके हम डी एब्जॉर्प्शन को करवा सकते हैं। ऑकल्शन, ऑकल्शन जो है वो क्या है? यदि किसी मेटल पर गैस एड्जॉर्ब हो रही है तो हम उसको बोलते हैं ऑकल्शन। डियर स्टूडेंट्स, जिन दो फेजेस के बीच में हम सरफेस केमिस्ट्री स्टडी करते हैं अधिकतर उसमें सॉलिड, लिक्विड या फिर सॉलिड गैस इन्वॉल्व होते हैं। यानी कि हम अधिकतर जितने फिनोमिना हम पढ़ेंगे उसमें अधिकतर केसेस में जो एड्जॉर्बेंट है वो या तो आपको सॉलिड मिलेगा या फिर लिक्विड मिलेगा। अधिकतर केसेस में तो सॉलिड ही मिलेगा, और एड्जॉर्बेट जो है वो लिक्विड और गैसेस होंगे। फिलहाल हमारा जो मेन फोकस रहेगा उन फिनोमिनास पे अधिक रहेगा जहाँ पर एड्जॉर्बेंट जो है वो सॉलिड है और एड्जॉर्बेट जो है वो गैस है। डियर स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ पर इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टूडेंट, जैसे कि पिछली वीडियो में हमने सरफेस केमिस्ट्री के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ा, फिर एड्जॉर्प्शन क्या होता है ये जाना, और एड्जॉर्बेट क्या है, एड्जॉर्बेंट क्या है, इस बारे में हमने समझा था। देखिए यहाँ पर हम जो मेनली पढ़ रहे हैं वो लिक्विड एड्जॉर्बेंट पर गैस एड्जॉर्बेट या फिर मेनली सॉलिड एब्जॉर्बेंट पे लिक्विड और गैसिड एब्जॉर्बेट के बारे में पढ़ रहे हैं। यानी कि मोस्ट ऑफ द केसेस हम वो वाले पढ़ेंगे जिसमें जो एब्जॉर्बेंट है वो सॉलिड है और जो एड्जॉर्बेंट है वो या तो लिक्विड है या फिर गैस है। एक बार मैं दोबारा बता रहा हूँ कि मेनली हम वो केस डिस्कस करेंगे जिनमें एड्जॉर्बेंट सॉलिड है और जो एड्जॉर्बेट है वो या तो गैसेस हैं या फिर लिक्विड है। डियर स्टूडेंट्स, अब वीडियो को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको ये बताता हूँ कि कॉजेज़ ऑफ एड्जॉर्प्शन के क्या कॉजेज़ हैं। देखिए, जो लिक्विड होता है या सॉलिड होता है, जो पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स उसमें अंदर होते हैं उसमें चारों तरफ इक्वल फोर्सेस लगती हैं, जिस कारण जो पार्टिकल्स अंदर है वो उस पर टोटल जो फोर्स रहती है वो जीरो रहती है, क्योंकि उसमें इक्वल फोर्सेस चारों तरफ लग रहे हैं। लेकिन जो पार्टिकल्स लिक्विड या सॉलिड में ऊपर होते हैं, सबसे ऊपरी सरफेस पर होते हैं, उसमें केवल देखिए डाउनवर्ड फोर्स ही नीचे की तरफ लग रही है, ऊपर की तरफ इसमें इतनी ज़्यादा फोर्सेस नहीं होती है। केवल जो पार्टिकल्स वेपर स्टेट में आ जाते हैं ऊपर लिक्विड से, वही ऊपर की तरफ फोर्स लगाते हैं। बाकी मैक्सिमम जो फोर्सेस होती हैं वो नीचे वाले पार्टिकल्स ही अपनी ओर इनको अंदर की तरफ खींचते हैं, जिस वजह से वो पार्टिकल जो सरफेस पर उपस्थित हैं उन पर एक नेट डाउनवर्ड फोर्स लगती है, जिनको रेजिडुअल फोर्सेस भी कहते हैं। तो मेनली जो एड्जॉर्प्शन का कारण होता है वो सरफेस के पार्टिकल्स पर लगने वाली ये रेजिडुअल फोर्सेस या अनबैलेंस इनवर्ड फोर्सेस ही होता है। तो causes of absorption is due to the unbalanced or residual inward forces of attraction present on the surface of the substance। अच्छा, दूसरा एक और रीज़न होता है फ्री वैलेंसीज एट द सरफेसेस। देखिए, जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं उनमें एक कारण और होता है एड्जॉर्प्शन का, वो होता है उन मेटल की सरफेस पर फ्री वैलेंसीज। इस वजह से भी जो है मेटल के पार्टिकल्स जो होते हैं वो एड्जॉर्प्शन करते हैं।
अब देखिए यहाँ पर एक बात और हमें समझनी है कि एडजॉर्प्शन जो होता है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। देखिए इसका क्या कारण है कि जब एडजॉर्बेट अट्रैक्ट होकर सरफेस पर आएगा तो ये रेजिडुअल फोर्सेस घटेंगी और जिस कारण ये सरफेस एनर्जी भी इसकी रिड्यूस होगी। देखिए फोर्स ऑफ रेजिडुअल फोर्सेस जो है वो कम हो रहे हैं, सरफेस एनर्जी भी कम हो रही है, जिस कारण जो है इस प्रोसेस में हीट निकलेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एडजॉर्प्शन है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अब देखिए हम डिस्कस करेंगे एडजॉर्प्शन की स्पॉन्टेनिटी का। देखिए स्पॉन्टेनिटी हम जो मेनली डिस्कस करते हैं वो डेल्टा जी की टर्म में करते हैं। डेल्टा जी के अनुसार हम देखते हैं कि कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनिट होगा या नहीं होगा। देखिए अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होती है किसी प्रोसेस के लिए तो वो प्रोसेस होता है वो स्पॉन्टेनियस होता है। अब यहाँ से हम अभी पढ़ चुके हैं कि जो एडजॉर्प्शन है वो एक्सोथर्मिक है, यानी कि इसके लिए जो डेल्टा एच हीट ऑफ एडजॉर्प्शन की वैल्यू जो आती है वो नेगेटिव आती है। साथ में देखिए यहाँ पर ये लिखा है कि जो एडजॉर्प्शन है उसके लिए चेंज इन एंट्रोपी की वैल्यू भी नेगेटिव है। देखिए ऐसा क्यों है, क्योंकि जब एडजॉर्बेट आकर एडजॉर्बेंट पर सेटल डाउन होगा तो उस रैंडमनेस कम होगी, तो जब रैंडमनेस कम होगी तो डिक्रीज इन एंट्रोपी है, तो इस वजह से डेल्टा एस की वैल्यू जो है यहाँ पर नेगेटिव होगी। तो देखिए यहाँ पर हम डेल्टा एस के नेगेटिव वैल्यू को रख दें तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और डेल्टा एच की वैल्यू यहाँ पर ये नेगेटिव है ही, तो डेल्टा जी की वैल्यू उसी हाल में नेगेटिव आएगी यदि डेल्टा एच की वैल्यू जो है वो टी डेल्टा एस के मल्टीपल से ग्रेटर देन है। जब तक डेल्टा एच की वैल्यू टी डेल्टा एस से ज़्यादा है तब तक डेल्टा जी की वैल्यू जो है वो नेगेटिव आएगी और एडजॉर्प्शन का जो प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस रहेगा। लेकिन जैसे जैसे एडजॉर्प्शन आगे बढ़ता है वैसे वैसे जो डेल्टा एच की वैल्यू है वो कम होती जाती है और एक कंडीशन ऐसी आ जाती है कि डेल्टा एच की वैल्यू जो है इस टी डेल्टा एस की वैल्यू के एकदम इक्वल हो जाती है। उस कंडीशन में को हम बोलते हैं एडजॉर्प्शन इक्विलिब्रियम। डियर स्टूडेंट्स, अब आप इस कंटेंट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डियर स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको पहले एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन के बीच में डिफरेंस थोड़ा सा पहले भी बताया था, अब हम इस डिफरेंस को थोड़ा डिटेल में समझेंगे। देखिए जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कि यदि हम सिलिका जेल को वाटर वेपर्स की प्रेजेंस में रख दें तो जो वाटर वेपर्स हैं वो सिलिका जेल पर एडजॉर्ब होते हैं, जबकि यदि हम कैल्शियम क्लोराइड को एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड को वाटर वेपर्स की प्रेजेंस में रखें तो वो वाटर वेपर जो होता है कैल्शियम क्लोराइड पर एब्जॉर्ब हो जाता है। वो वाटर वेपर जो है कैल्शियम क्लोराइड में अंदर तक पूरी बल्क में चले जाते हैं और फाइनली हाइड्रेटेड कैल्शियम क्लोराइड बना लेते हैं। अब हम इस एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन के प्रोसेस में डिफरेंस को थोड़ा डिटेल में समझेंगे। देखिए एडजॉर्प्शन और ये है एब्जॉर्प्शन, देखिए केवल डी और बी का ही फ़र्क है स्पेलिंग पे, तो थोड़ा सा यहाँ से आप इसमें अंतर करके चलें थोड़ा। एडजॉर्प्शन जो है वो एक सरफेस फिनोमिना है, ये सरफेस पर होता है। जब कोई सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस को अट्रैक्ट कर कर अपनी सरफेस पर ही उसको रिटेन करता है तो वो प्रोसेस कहलाता है एडजॉर्प्शन। और यदि कोई सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस को अट्रैक्ट कर कर अपनी बल्क में अंदर तक ले जाता है तो वो प्रोसेस कहलाता है एब्जॉर्प्शन। तो हम ये कह सकते हैं कि एडजॉर्प्शन जो है वो है सरफेस फिनोमिना और एब्जॉर्प्शन जो है वो है बल्क फिनोमिना। जो सब्सटेंस एडजॉर्ब होता है उसे बोलते हैं एडजॉर्बेट और वो जो सब्सटेंस एडजॉर्ब करता है उसे बोलते हैं एडजॉर्बेंट। तो कंसंट्रेशन ऑफ एडजॉर्बेट इज हायर एट द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट देन इन द बल्क। और जो सब्सटेंस एब्जॉर्ब करता है उसे बोलते हैं एब्जॉर्बेंट और जो सब्सटेंस एब्जॉर्ब होता है उसे बोलते हैं एब्जॉर्बेट। तो एब्जॉर्प्शन के केस में कंसंट्रेशन ऑफ एब्जॉर्बेट इज सेम थ्रू आउट द मटेरियल। देखिए यहाँ पर आप एब्जॉर्बेट और एडजॉर्बेट की तुलना सॉल्यूट से कर सकते हैं और एब्जॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट की तुलना सॉल्वेंट से कर सकते हैं, थोड़ा आइडिया लेने के लिए, जिससे आपको थोड़ा एहसास रहे कि क्या चीज़ एडजॉर्ब हो रही है और क्या कौन एडजॉर्ब कर रहा है। अब देखिए एडजॉर्प्शन के केस में जो रेट होता है शुरू में हाई होता है, लेकिन जैसे जैसे एडजॉर्प्शन का प्रोसेस आगे बढ़ता रहता है रेट कम होता चला जाता है और फाइनली एक इक्विलिब्रियम वाली स्टेट जो है आ जाती है। जबकि जो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है वो उसमें रेट में इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं होता, पूरा एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है वो
एक जैसा चलता रहता है आखिरी तक। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि एडजॉर्प्शन जो है वो एक एक्सोथर्मिक है, एब्जॉर्प्शन जो होता है वो ना तो एक्सोथर्मिक होता है ना ही वो एंडोथर्मिक होता है। इसका एक एग्जांपल अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया, सिलिका जेल एब्जॉर्ब वाटर वेपर्स। एब्जॉर्प्शन का एग्जांपल है एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड एब्जॉर्ब वाटर वेपर्स टू फॉर्म हाइड्रेटेड कैल्शियम क्लोराइड। देखिए आप एक सिंपल एग्जांपल हमारी डेली लाइफ का भी देख सकते हैं कि जब हम चॉक से बोर्ड पे लिखते हैं तो वो प्रोसेस होता है एडजॉर्प्शन का। जो चॉक होती है वो ब्लैक बोर्ड के मटेरियल पर एडजॉर्ब होती है, जबकि आप एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस रसगुल्ला देख सकते हैं। रसगुल्ला जो होता है वो चाशनी को पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है। तो एक जनरल एग्जांपल है जिसको हम डेली लाइफ में देखते हैं। एडजॉर्प्शन का एक और प्रोसेस है कि जो अब देखिए यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बताऊँ कि ये नया यहाँ पर हेडिंग है जॉर्प्शन। अब ये जॉर्प्शन क्या होता है? जब कभी भी एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन ये दोनों प्रोसेस जो हैं वो साथ साथ होते हैं तो हम उस प्रोसेस को बोलते हैं जॉर्प्शन। एक बार मैं यहाँ पर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जब कभी भी एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस साथ साथ होता है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं जॉर्प्शन। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि जब कभी भी हम कॉटन से बने हुए कपड़े को डाइज में डालते हैं तो वो डाई जो होती है उस कॉटन के फाइबर पर या उस कॉटन से बने कपड़े पर एब्जॉर्ब भी होती है और साथ साथ एडजॉर्ब भी होती है। डियर स्टूडेंट्स, आप जल्दी से अब इस कंटेंट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए।